नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही रिया के कमरे में आते हैं और वो अब उससे कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये सुनते ही रिया एक्साइटेड होते हुए कहती है, कहीं तुम दोनों ने मिलकर उस सुपर विलन को हरा तो नहीं दिया है। ये सुनते ही अब वो दोनों अपने अपने सिर पर अब अपने हाथ को मारते हैं और उसके बाद अब अलेक्जेंडर कहता है, आप खुद ही सामने आ जाइए। वो क्या है ना कि रिया ने तो हमारे सरप्राइज के मूड का ही सत्यानाश कर दिया है। अलेक्जेंडर की इस बात पर रिया कहती है, अरे मैंने ऐसा भी क्या कहा? वैसे सरप्राइज क्या है अब ये भी बता दो। यहाँ रिया ने ये कहा ही था कि तभी कोई अचानक से उसके सामने आ जाता है। जब रिया ने अपने सामने यहाँ पर रानी अवंतिका को देखा तो उसे देखकर तो रिया के चेहरे पर एकदम से ही समाइल आ जाती है, क्योंकि रिया ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर उसके बड़ी के पैलेस में उसकी ब्यूटीफुल लेडी के साथ मुलाकात हो जाएगी। इसलिए उन्हें देखते ही वो काफी एक्साइटेड होते हुए ही कहती है, ब्यूटीफुल लेडी आप यहाँ पर, व्हाट अ प्रेजेंट ऑफ सरप्राइज। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप यहाँ पर मुझे मिलेंगी। और ये कहते हुए ही रिया एक पल के लिए सारी शिकायतें भूलकर अवंतिका को एक जोर का हक कर लेती है। हालांकि रिया की अवंतिका के साथ बहुत सारी शिकायतें थी, लेकिन वो भी अचानक से सब कुछ भूल जाती है। तो वहीं रानी अवंतिका भी रिया को हक करते हुए ही कहती है, मुझे पता है मेरी रिया को सरप्राइजेस बहुत ही पसंद है, इसलिए तो देखो आपको सरप्राइज देने के लिए मैं यहाँ पर आ गई। अब अपनी ब्यूटीफुल लेडी की ये बात सुनकर रिया अवंतिका से अलग होते हुए अब वो उनसे यहाँ पर मुंह फेर लेती हैं और अपने चेहरे पर एक झूठ मूठ का एक गुस्सा लाते हुए कहती हैं, आपने डैड के साथ मिलकर अच्छा बेवकूफ़ बनाया है ना मुझे। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पर रिया एक्टिंग करते हुए ऐसे खड़ी हो गई थी जैसे वो अपनी ब्यूटीफुल लेडी से बहुत ही गुस्सा है, वो उससे बहुत ही नाराज है। ये सुनते ही अब अवंतिका के चेहरे पर खुद एक स्माइल भी थी रिया को इस तरह से नाराज होता हुआ देखकर। लेकिन अब वो रिया के कंधे को पकड़कर अब उसे अपनी तरफ करते हुए ही कहती है, रिया मेरा बच्चा, आई एम सो सॉरी। देखो अपनी ब्यूटीफुल लेडी को माफ़ कर दो। और ये कहते हुए ही अवंतिका अपने एक हाथ से अब अपने कान को पकड़कर कहती है। अब तक वहाँ पर आयशा मारवा भी आ जाती है और जैसे ही आयशा मारवा वहाँ पर आती है तो अब यहाँ पर वो कहती हैं, रिया कौन है बाहर जिससे आप अंदर ही नहीं आने दे रही हैं? ये तो बैड हैबिट है ना बेटा। हाँ, आप किसी को ऐसे बार दरवाजे पर ही कैसे खड़ा कर सकती हैं? क्योंकि आयशा मारवा को यहाँ पर उनकी आवाज़ों से ये संदेह हो गया था कि कोई रिया के कमरे के दरवाजे पर है, लेकिन वो उसे अंदर नहीं आने दे रही। अब तक उन्होंने यहाँ पर रानी अवंतिका को नहीं देखा था। और ये कहते ही जैसे ही आयशा जब दरवाजे के पास आती है तो सामने रानी अवंतिका को देखकर कहती है, अरे आप यहाँ पर अंदर आइए ना, आप यहाँ दरवाजे के बाहर क्यों खड़ी हुई हैं? और ये सुनते ही अब अवंतिका कहती हैं, आयशा हम अंदर आना तो चाहते हैं, लेकिन हम अब क्या करें? इस पैलेस की एक प्रिंसेस है जो हमें अंदर आने ही नहीं दे रही हैं, तो हम अंदर आने से मजबूर हैं। और अब हमें आप ही बताइए कि अब हम क्या करें? हम कैसे उस प्रिंसेस को बनाएं ताकि वो हमें अंदर आने की परमिशन दे? रानी अवंतिका की इस बात पर अब आयशा मारवा रिया की तरफ देखती है और कहती है, क्या बात है रिया, सब ठीक तो है ना? आप इनसे इस तरह से नाराज क्यों हैं? इस बात पर अब यहाँ पर रिया कहती है, दादी माँ आपको तो मैंने सब कुछ पहले से ही बताया है ना। इन्होंने डैड के साथ मिलकर मेरे साथ चीटिंग की थी। वो मुझे ऐसे सोते ऐसे यहाँ पर कैसे छोड़कर जा सकते थे? इन्होंने उससे प्रायर मुझे कोई ऐसी बात भी नहीं की थी। तो ये एक सरासर चीटिंग हुई। रिया की ये बात सुनकर तो भी यहाँ पर आयशा मारवा के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और वो जब यहाँ पर अवंतिका को देखकर कहती है,
आप अभी अपने रूम में जाइए। वो क्या है ना, जब हमारी रिया किसी से रूठ जाती है ना तो वो बस थोड़ा सा टाइम लेती है मानने में। अब आयशा की ये बात सुनते ही रिया अब अपने मन में सोचती है, कहीं कहीं दादी माँ ने ब्यूटीफुल लेडी को यहाँ से जाने के लिए बोल दिया तो उसके बाद मैं क्या करूँगी। अरे इतनी मुश्किल से तो मेरी ब्यूटीफुल लेडी यहाँ पर आई है, कहीं ऐसा ना हो कि जो मैं ये झूठ मूठ का ड्रामा कर रही हूँ ये मुझ पर ही भारी पड़ जाए। वैसे भी मुझे उस गेम को खेलने के लिए दादी माँ की परमिशन की ज़रूरत है और मैं ब्यूटीफुल लेडी को मना ही लूँगी उस गेम को खेलने के लिए। यही सोचकर अब रिया अब यहाँ पर अवंतिका के हाथ को पकड़कर कहती है, ओफो ब्यूटीफुल लेडी, आपको तो मेरा मजाक भी समझ में नहीं आता है। क्योंकि अब रिया समझ गई थी कि अगर उसने यहाँ पर अपनी नाराजगी ज़्यादा दिखाई तो वो यहाँ पर उसी के लिए गलत साबित हो सकती है। इसलिए अब अपनी नाराजगी को वो यहाँ पर एक मजाक का रूप देती है और कहती है, मैं तो आपसे नाराज होने का बस एक छोटा सा नाटक कर रही थी ब्यूटीफुल लेडी। इधर ये सुनते ही अब अवंतिका आयशा की तरफ देख रही थी तो वहीं आयशा भी बस अवंतिका को ही देख रही थी और ये दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए स्माइल कर रही थी। अब प्रिया यहाँ पर अवंतिका के हाथ को पकड़कर अब उन्हें अपने कमरे के अंदर की तरफ लेकर आ जाती है तो अब उनके साथ आर्यन और अलेक्जेंडर ये दोनों भी कमरे के अंदर आ जाते हैं। अवंतिका जब रिया के रूम को देखती है तो उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है क्योंकि ऐसा ही एक रूम उन्होंने स्वाति के लिए भी तैयार करवाया था। उनके जन्म से पहले अरे कितने सपने देखे थे अवंतिका ने अपनी बेटी के लिए। उन्होंने अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी को जीने के, लेकिन सब कुछ एक अचानक एक झटके में ही बदल गया। इधर अवंतिका की नज़र जब एक अलमीरा पर जाती है तो रिया को यहाँ पर रिया के बारबी कलेक्शन को देखकर तो वो अब कहती है, रिया अब आप अभी भी बारबीज के साथ खेलती हैं। हमारा मतलब है कि आप अभी तक बड़ी नहीं हुई हैं और इतने ढेर सारे सॉफ्ट टॉयज। नाइस। ये सुनते ही प्रिया कहती है, मेरे रूम के कर्टेन का कलर कैसा लगा ब्यूटीफुल आपको। रिया की ये बात सुनते ही अब अवंतिका कहती है, सच कहूं रिया सब कुछ बहुत ही अच्छा है। और ये कहते हुए ये अवंतिका रिया के रूम की बालकनी में चली जाती है और जब वो यहाँ पर उसकी बालकनी से सामने के नज़ारे को देखती है तो वो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। बालकनी में देखकर अब बच्चे भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो कुछ देर के लिए उन्हें वहीं पर ही खड़ी रहने देते हैं। इधर आर्यन और अलेक्जेंडर की हेल्प से रिया अब अपने शेड्यूल को पूरा करने में लग जाती है क्योंकि रिया को यहाँ पर अपने गेम को फिर से खेलना जो था। और इधर आयशा मारवा भी अब उस रूम से बाहर निकल कर वो अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। और जब यहाँ पर आयशा मारवा जब अपने कमरे में जा रही थी तो उसे रास्ते में अपनी माँ यानी कि अनंता मिल जाती है। तो अब यहाँ पर आयशा को देखकर अब अनंता अब अपने हाथ को आयशा के सिर पर रखते हुए ही कहती है, बेटा तू ठीक है ना। इधर अपनी माँ की ये बात सुनते ही आयशा कहती है, हाँ माँ सब ठीक है, लेकिन आज पता नहीं मन में एक अजीब सा सुकून है। ऐसा लग रहा है मानो मेरे इतने सालों की तपस्या पूरी हो गई है। और ये कहते हुए ही आयशा मारवा अनंता को जोर का एक हक कर लेती है और अब वो कहती है, माँ। और इतना कहते हुए ही अब आयशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आयशा काफ़ी इमोशनल हो जाती है। इधर अनंता जब यहाँ पर आयशा को हक कर रही थी तो उसने उसके आंसुओं को फील कर लिया था, इसलिए अब वो आयशा के बालों को अब सहलाते हुए ही कहती है, मेरा बच्चा क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना। अब अपनी माँ की इस बात पर आयशा मारवा कहती है, हाँ माँ सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। और ये कहते हुए आयशा मारवा अब अपनी माँ से अलग होते हुए अब वो अलग होती है और अब वो यहाँ पर जब अनंता आयशा की आंखों में आंसू देखती है तो वो सबसे पहले उन्हें पूछती है और कहती है, अब अपनी आंखों में से अब अपनी आंखों में आंसू को मत आने देना। ये अच्छा नहीं है आयशा, तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उनके एब्सेंट में उनकी बेटी की आंखों में आंसू हैं। अगर उन्हें पता चला तो वो सच में अच्छा नहीं लगेगा उन्हें।
और ये सुनते ही आयशा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अब कहती है, माँ वो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। इधर ये सुनते ही अनंता कहती है, ठीक है आयशा जाओ और हाँ अपना ख्याल रखना। इधर ये सुनते ही आयशा अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है तो वहीं अनंता इधर बच्चों के रूम की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर के बाद यहाँ पर आयशा जब अपने रूम में पहुंच जाती है तो इधर दूसरी तरफ राजमहल के टेरेस पर महेंद्र पीरामल और धनंजय पीरामल दोनों ही अब यहाँ पर गार्डन की ही तरफ देख रहे थे। ये दोनों टेरेस पर खड़े थे। वो बस यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर किस तरह से अकेले ही किंग ने उनके दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो एक सबसे पहले ब्लास्ट हुआ था वो किसी और चीज़ का नहीं बल्कि जब किंग यहाँ पर आए थे तो ये यहाँ पर किंग के द्वारा किया गया था ताकि वो यहाँ पर उनके दुश्मन जो अब तक यहाँ पहुँच चुके थे उनको मौत के घाट उतार सकें। और किंग ने यहाँ पर किसी को बिना पता चले ही ये सब कुछ कर दिया था। ये सब सोचते हुए ही धनंजय और महेंद्र जब दोनों यहाँ पर नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर किंग अभी भी राजमहल के बेसमेंट की तरफ ही जा रहा था। अब उन्हें ऐसे जाते हुए देखकर अब महेंद्र कहता है, भाई ये किंग तो बेसमेंट की तरफ ही जा रहे हैं। तो उन्हें ऐसे देखकर अब यहाँ पर महेंद्र फिर से कहते हैं, भाई मैं बस अभी आता हूँ। और ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है तो वहीं इधर धनंजय की नज़र तो अभी भी बस सामने के गार्डन पर ही थी जो कि वहाँ पर एक तबाही मची हुई थी। और उसे देखकर अभी भी उनके मन में एक सवाल आ रहा था कि आखिर आलिशा उन सभी तक कैसे पहुँची। कौन है वो जिसने आलिशा की मदद की, क्योंकि जब वो वहाँ पर रेवती, अंजलि मल्होत्रा इनको बचाने के लिए वहाँ पर गए थे, आकाश और लतिका को भी, तब उन्हें आलिशा वहाँ पर उनसे भी पहले मिली थी। वो भी तक इसी बात को सोचकर परेशान हो रहे थे। यहाँ धनंजय अपनी ही सोच में थे कि तभी उनका फ़ोन बजने लगता है। धनंजय जब अपने फ़ोन की तरफ देखते हैं तो उनके फ़ोन पर हॉस्पिटल से फ़ोन आ रहा था। इधर धनंजय अब अपने फ़ोन को जल्दी से रिसीव करते हुए ही हेलो कहते हैं। धनंजय ने जैसे ही हेलो कहा तो उन्हें सामने से अब आवाज आती है, हेलो सर। वो कैलाश अधिकारी और उनके साथी वो सभी अब ठीक हैं, उन्हें होश आ गया है। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है डॉक्टर। देखिए डॉक्टर, उनकी देखरेख में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी सब कुछ मैं आकर वहां पर देखता हूँ। और ये कहते हुए ही धनंजय अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो इधर दूसरी तरफ राजमहल के बेसमेंट में किंग अब यहाँ पर अब तक उस बेसमेंट में पहुँच चुके थे और साथ में अपने दो साथियों के साथ। इधर अब यहाँ पर धर्मराज, क्योंकि यहाँ बेसमेंट में धर्मराज मारवा थे, इसलिए अब वो यहाँ पर धर्मराज मारवा के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इधर किंग अब एक चेयर को सामने लेकर अब वो यहाँ पर उसे एग्जैक्ट धर्मराज मारवा के सामने उस चेयर को रखकर उसके ऊपर एक एटीट्यूड के साथ बैठते हैं और कहते हैं, आपके लोग तो बहुत फास्ट हैं। अरे उन्हें तो जल्द ही आपके लोकेशन के बारे में पता चल गया। नाइस, वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। इधर किंग की ये बात सुनते ही अब धर्मराज मारवा अब जोर जोर से हंसने लगते हैं। इधर उनकी हंसी को देखकर अब किंग यानी के रोहित मारवा अब वो अपने दोनों ही हाथों की मुट्ठियों को भींच लेते हैं। इधर खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए ही अब यहाँ पर रोहित कहता है, दो ऑप्शन है आपके पास, और हाँ आज आपकी मौत तो तय है, उसे कोई भी नहीं टाल सकता। अब तो बस बात आपकी ही है। अब आप मुझे ये बताइए कि अपने सारे पापों को याद करके मरेंगे या फिर ऐसे ही आपको जान से मार दें। नाउ चॉइस इज योर, क्योंकि ये एक आपकी आखिरी इच्छा है। और ये कहते हुए वो अपने दोनों ही आदमियों को देखकर अब अपने हाथ से कुछ इशारा करते हैं। इधर किंग के इस इशारों को समझकर उसके वे दोनों ही साथी अपनी अपनी पॉकेट से एक प्लास्टिक के जिपलॉक बैग को निकालते हैं। ये देखकर तो अब यहाँ पर धर्मराज मारवा कहते हैं, मुझे कोई भी नहीं मार सकता है, तुम भी नहीं। अरे तुम्हें जो भी करना है तुम वो कर सकते हो। तुम लोग मुझे जितनी बार भी मारोगे ना, मुझे सर जी बचा लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अब यहाँ पर धर्मराज मारवा की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं,
हाँ, ठीक कहा तुमने, ठीक वैसे ही ना जैसे 16 साल पहले बचाया गया था। अब जैसे ही किंग ने ये कहा, ये सुनते ही अब धर्मराज मारवा कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये सुनते ही अब रोहित अब अपनी लेफ्ट साइड देख कर कहता है, ये इन्हें खिला दो। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब उनका एक जिस साइड यहाँ पर किंग ने देखा था उस साइड अब्दुल खड़ा था। तो अब अब्दुल किंग को एक थम्स अप का इशारा करता है और उसके बाद अब वो यहाँ पर अपने पास में रखे हुए जग में अब उस पाउडर को जो उसके पास था उसे मिक्स कर देता है। उस पाउडर को पानी में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब वो यहाँ पर एक गिलास में उसे डालकर उसे धर्मराज मारवा के पास आ जाता है और उसे पीने के लिए कहता है। इधर पहले तो वो अपने मुंह को खोलते ही नहीं है क्योंकि अब्दुल ने यहाँ पर उसके जबड़े को जबरदस्ती पकड़ा हुआ था और वो जबरदस्ती उसे उसके मुंह में डाल रहे थे, क्योंकि ये बात तो ये भी अच्छी तरीके से जानते थे कि इनके हाथ से इस पाउडर को धर्मराज मारवा तो बिल्कुल भी नहीं पिएंगे। इधर जब यहाँ पर जबरदस्ती अब्दुल उन्हें ये पानी पिला रहा था, ये देखकर अब किंग अब अपने हाथ में ली हुई एक रिवॉल्वर को धर्मराज मारवा के सामने करके बैठ जाता है और वो अब कहता है, मैंने कहा था ना कि आपकी मौत तय है। इस पानी को पीने से तो आपके किए हुए सारे के सारे पाप आपको याद आ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको चॉइस दी थी, आपने मुझे अपनी चॉइस नहीं बताई कि आप सारे पापों को याद करके मरेंगे या वैसे ही मरेंगे। और वैसे भी ये तो आपका राइट है ना कि मरने से पहले आपको कुछ पता होना भी चाहिए। और ये अब यहाँ पर किंग की ये बात सुनते ही अब धर्मराज मारवा कहते हैं, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और मैं तुम्हें अब भी कह रहा हूँ, और मैं इस पानी को नहीं पीऊँगा चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो। धर्मराज मारवा की ये बात सुनते ही अब अब्दुल अपने हाथ में लिए हुए पानी को अब यहाँ पर धर्मराज मारवा के मुंह पर मारते हुए ही कहता है, किंग के सामने बोलने की हिम्मत आज तक किसी की भी नहीं हुई है, तो तुमने ये हिम्मत कैसे की? इसलिए आज तो तुम्हारी मौत पक्की है। और इस बात पर अब यहाँ पर रोहित कहता है, नहीं मुझे इससे वो सच जानना है कि इसे माँ के बारे में कैसे पता चला। और एक बात, देवराज गुलेरिया भी इनके साथ ये सच जानता है, या मैं यूँ कहूँ कि वो ये सच जानता था। इधर ये सुनते ही अब यहाँ पर धर्मराज मारवा कहते हैं, ये क्या बकवास है, मैं तो तुम्हारी माँ के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। अरे किस माँ की बात कर रहे हो तुम? और वैसे भी किंग की ब्लड लाइन को तो हम ढूंढ ही रहे हैं, हमें तो उसकी ब्लड लाइन के बारे में पता ही नहीं चला है। ये सुनते ही अब यहाँ पर अब्दुल अब जग से एक बार फिर से गिलास को फिल करता है और इसके बाद अब वो धर्मराज मारवा के मुंह को दबाकर अब वो उसके मुंह में यहाँ पर पूरा का पूरा पानी डालने लगता है। इधर जैसे जैसे गिलास अब यहाँ पर पूरा खाली होता जाता है तो अब्दुल अब उस गिलास को टेबल पर रख देता है, क्योंकि इस बार अब्दुल ने जबरदस्ती धर्मराज मारवा को ये पानी पिला दिया था। अब वो तीनों बस धर्मराज मारवा को ही ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि जैसे ही ये पाउडर ये धर्मराज मारवा के ऊपर असर करेगा तो इन्हें सब कुछ यहाँ पर याद आने लग जाएगा। तो वहीं ऊपर राजमहल में रानी आलिशा इधर अपने स्टाफ से कहती है, यहाँ पर सब कुछ साफ कीजिए, आने वाले 2 घंटे में हमें ये राजमहल बिल्कुल पहले की तरह ही साफ सुथरा चाहिए। अब आलिशा की ये बात सुनते ही राजमहल के सभी स्टाफ अब अपने काम में जल्दी से लग जाते हैं। इधर अब यहाँ पर आकाश अब आलिशा से कहता है, आलिशा वो कैलाश पापा कैसे हैं? मेरा मतलब है कि वो ठीक तो है ना? मुझे उनकी चिंता हो रही है, क्योंकि वो तुम लोगों के कब्जे में थे। इस बात पर अब आलिशा कहती है, देखिए आकाश, इस वक्त आप गेस्ट रूम में जाकर आराम कीजिए, अभी शायद यही सही रहेगा, बाकी सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए, हम सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे एंड आई एम श्योर अब वो सभी ठीक होंगे, क्योंकि उन सब लोगों को एडमिट करा दिया गया है। और एक बात पर अब आलिशा की इस बात पर आकाश कहता है, आलिशा क्या मैं अभी इंडिया जा सकता हूँ? अब आकाश की ये बात सुनते ही आलिशा कहती है,
देखो आकाश, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, और वैसे भी मैं इस वक्त आपको कुछ नहीं कह सकती। इस वक्त हम अपनी रानी माँ को देखने के लिए जा रहे हैं। हमें उनकी भी काफ़ी चिंता हो रही है, क्योंकि जब से उन्हें वो चोट लगी थी हम उनसे मिल भी नहीं पाए हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा समय दो। आलिशा की इस बात पर आकाश कहता है, आलिशा, वो मेरे और बड़ी रानी के ब्लड सैंपल वो तो हम यहाँ पर लाना ही भूल गए हैं ना। वो तो उन लोगों ने वहीं पर ले लिए थे। उम्मीद है कि इस बात से कोई नई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। आकाश की ये बात सुनते ही आलिशा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अब कहती है, वो दोनों ब्लड सैंपल महेंद्र मामा ने पहले ही उठा लिए थे आकाश। आपको याद है, हमने उन्हें रिमोट ढूंढने के लिए भेजा था। अब आलिशा की ये बात सुनते ही आकाश में अपने सिर को हिला देता है। तो यहाँ पर आलिशा अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ही कहते हैं, छोटे छोटे मामा वर्ल्ड के बेस्ट लॉयर हैं आकाश। उनकी नज़र से कुछ भी नहीं बच सकता है। तो ये भी नहीं बचा। हम कुछ बातों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन मामा जी की नज़र से कुछ भी नहीं बच सकता। ये हम पूरे 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं। और ये कहते हुए आलिशा अब मेडिकल फ्लोर की तरफ जाने लगती है। तो वहीं आकाश यहाँ पर सब कुछ देख रहा था। जब आकाश यहाँ पर सब कुछ देख रहा था तो सब कुछ यहाँ पर ठीक चल रहा था। इधर राजमहल का काम अच्छी तरीके से साफ सफाई का चल रहा था कि तभी सभी के कानों में ही फिर से एक और जोरदार बम ब्लास्ट की आवाज आती है। इस बम ब्लास्ट को सुनकर तो अब यहाँ पर सभी के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन सब ने सोचा था कि अब यहाँ पर सब कुछ ठीक होगा। लेकिन एक और इस ब्लास्ट को सुनकर एक और ब्लास्ट की उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी। इधर ऊपर मेडिकल फ्लोर की तरफ जाते हुए ही अब आलिशा यहाँ पर थोड़ा सा डगमगा जाती है, क्योंकि इस ब्लास्ट की आवाज़ से वो भी एक पल के लिए अपना बैलेंस खो देती है। और लेकिन अब वो खुद को संभालते हुए ही कहती है, ये सब कुछ क्या था? एक और ब्लास्ट। यहाँ पर आलिशा इधर अपनी ही सोच में थी कि तभी उनकी नज़र यहाँ पर स्टेयरकेस पर दौड़कर नीचे जाते हुए धनंजय पीरामल पर जाती है। इधर अपने मामा जी को ऐसे भागता हुआ देखकर अब आलिशा उन्हें आवाज लगाते हुए ही कहती है, मामा जी आप कहाँ जा रहे हैं? ये कैसी आवाज थी? सब कुछ ठीक तो है ना? वहाँ धनंजय अभी इतनी हड़बड़ी में थे कि उन्हें अब आलिशा की आवाज भी सुनाई नहीं देती है। तो वहीं आलिशा भी बस अब अपने मामा जी को इस तरह से दौड़ता हुआ देखकर अब वो अपनी रानी माँ को देखने ना जाकर वो सीधा ही धनंजय पीरामल का पीछा करने लगती हैं। इधर कुछ ही देर के बाद जब धनंजय पीरामल अब यहाँ पर बेसमेंट के पास आते हैं तो वहाँ पर आग लगी हुई थी। इधर आग की लपटें इतनी ज़्यादा थी कि धनंजय उसके अंदर ही नहीं जा पा रहे थे कि वहाँ पर जैसे ही इधर आलिशा भी वहाँ पर आ जाती है तो वो जैसे ही बेसमेंट को देखती है तो उन्हें भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो गया। और वो यहाँ पर अपने ही एक शौक में चली जाती है कि तभी उनकी नज़र यहाँ पर बेसमेंट के बाहर बेहोश पड़े हुए महेंद्र पीरामल के ऊपर जाती है, क्योंकि महेंद्र पीरामल यहाँ पर बेसमेंट की तरफ ही आया हुआ था। वो इनसे पहले ही यहाँ पर पहुँच चुका था। उसे देखकर अब वो अब यहाँ पर आलिशा धनंजय से कहती है, बड़े मामा जी, वो छोटे मामा जी, उन्हें देखिए, वो ऐसे कैसे हैं? इधर आलिशा की आवाज़ को सुनकर धनंजय अब अपने सेंस में आते हैं और जब धनंजय नीचे देखते हैं तो सामने अपने भाई को ऐसे गिरा हुआ देखकर अब धनंजय अब अपने मन में कहते हैं, अगर ये सब कुछ महेंद्र ने किया होगा ना तो आज इसकी खैर नहीं। क्योंकि धनंजय अच्छी तरह से जानते थे कि यहाँ पर बेसमेंट में उन्होंने अपने पापा यानी कि धर्मराज मारवा को कैद करके रखा हुआ था। इसलिए धनंजय इतनी स्पीड से इस ब्लास्ट की आवाज़ को सुनकर वहाँ तक भागे थे। इधर ये सोचकर धनंजय अपनी तेज आवाज में ही कहते हैं, सिक्योरिटी। और इधर यहाँ पर धनंजय की इस आवाज़ को सुनकर अब यहाँ पर वो जितने भी सिक्योरिटी के लोग थे वो सभी वहाँ पर आ जाते हैं। अब उन्हें देखकर धनंजय कहते हैं, जाओ महेंद्र को जल्दी से मेडिकल फ्लोर की तरफ लेकर जाओ। और ये सुनते ही वो सभी भी हाँ में अपने सिर को हिलाते हैं और महेंद्र को उठाकर अंदर राजमहल के अंदर लेकर जाने लगते हैं। और इधर आलिशा भी ये सब देख कर कहती है, हम ये सब कुछ ठीक करवा देंगे मामा जी, आप चिंता मत कीजिए।
आलिशा की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर धनंजय हाँ में अपने सिर को हिला देते हैं और वो भी अब राजमहल के अंदर जाने लगते हैं कि तभी अब जब वो यहाँ पर राजमहल के अंदर जा रहे थे तभी अचानक से वो अपने कदमों को वहीं पर ही रोक देते हैं और वो फिर से एक बार और पीछे मुड़कर बेसमेंट की तरफ ही देखते हैं। इधर आलिशा जो कि तब से अपने मामा जी को ही ऑब्जर्व कर रही थी, उनके हर एक एक्शन को, वो अब अपने मामा जी को ऐसे देखकर अब आलिशा कहती है, क्या बात है मामा जी, क्या हुआ है? आप उधर क्या देख रहे हैं? क्या था वहां पर? आलिशा की इस बात पर धनंजय कहते हैं, पता नहीं क्यों आलिशा, एक एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा कि बेसमेंट में कोई है। ये सुनते ही बालिशा कहती है, मामा जी वहाँ पर कोई भी नहीं है, और वैसे भी आपने आग की लपटों को तो देखा ही है ना, तो वहाँ पर इस आग में कौन हो सकता है? ये सुनते ही अब धनंजय कहते हैं, लगता है कि मुझसे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी। एनीवे चलो चलते हैं। इधर धनंजय की इस बात पर आलिशा भी हाँ में अपने सिर को हिला देती है और वो दोनों ही अंदर जाने लगते हैं कि तभी यहाँ पर बेसमेंट से आग की लपटों को पार करते हुए ही 3 लोग अब बाहर की तरफ आ रहे थे। उनमें सबसे पहले किंग थे, जिनके दोनों ही हाथों में रिवॉल्वर थी और उनके पीछे चिराग और अब्दुल भी थे। वो तीनों अब वहां से बाहर निकलकर सीधा ही राजमहल से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। इधर अब्दुल अब किंग से कहता है, किंग वो ब्लैक कैट। अब अब्दुल की इस बात पर किंग कहते हैं, ब्लैक कैट को हमारी पूरी प्लानिंग अच्छी तरीके से पता है, वो वहीं पर ही आ जाएगी। इस वक्त हमें यहाँ से चलना चाहिए। और ये कहते हुए ही किंग अब राजमहल से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। वो दोनों जैसे ही बाहर जाते हैं तो वहाँ पर अब किंग की गाड़ी खड़ी थी। उसे देखकर अब किंग कहते हैं, हम इस गाड़ी से नहीं जाएंगे, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे। अब रोहित की इस बात पर अब अब्दुल कहता है, श्योर किंग, और वैसे भी दुश्मनों के हर मूव को आप अच्छी तरह से समझते हैं। ये कहते हुए ही अब वो सभी अभी वहां से निकल जाते हैं। इधर राजमहल के मेडिकल फ्लोर पर अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। इधर स्वाति की ये बात सुनते ही एनी अब अपने हैंड ग्लव्स को निकालते हुए ही कहती है, बॉस मेरे ख्याल से अभी मुझे यहाँ से चलना चाहिए। एनी की ये बात सुनते ही स्वाति कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी एनी, बस 1 मिनट। मैं इस केस को यहाँ के किसी डॉक्टर को प्रॉपर हैंड ओवर कर आती हूँ, क्योंकि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। मैं भी यहाँ पर क्या करूँगी? स्वाति की ये बात सुनते ही यानी कहती है, ओके बॉस। और यहाँ पर स्वाति वहाँ से बाहर निकल जाती है तो सामने सभी को देखकर अब वो कहती है, रिलैक्स, अब वो ठीक हैं। ये सुनते ही बालिशा एक अपनी गहरी लंबी सांस लेती हैं, क्योंकि उसे अपनी रानी माँ की काफ़ी चिंता हो रही थी। उसने जब से अपनी रानी माँ को ऐसे इस हालत में देखा था तब से उनका मन काफ़ी बेचैन था कि कहीं वो अपनी रानी माँ को खो ना दे। लेकिन अभी ये बात सुनकर अब उनकी सांस में सांस आती और वो ऊपर देखकर अब यूनिवर्स को अब अपना ग्रेटिट्यूड शो करती है। इधर आलिशा की आंखों में आंसू थे, जिसे देखकर अब आकाश आलिशा के कंधे पर अपने हाथ को पकड़कर कहता है, रिलैक्स, अब वो बिल्कुल ठीक। आलिशा, तुम अब बेवजह परेशान हो रही हो। आकाश की ये बात सुनते ही आलिशा कहती है, अब हम बिल्कुल ठीक हैं। इधर स्वाति भी अब वहाँ पर खड़े हुए डॉक्टर को अब बड़ी रानी के केस को हैंड ओवर कर देती है और हैंड ओवर करते हुए ही कहती है, रानी साहिबा, मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। स्वाति की ये बात सुनते ही आलिशा अब उनके हाथ को पकड़ लेती और कहती है, थैंक यू सो मच, हम आपके बहुत ही आभारी हैं। हम सब तो थैंक यू को बयान नहीं कर सकते कि आपने हमारे लिए क्या किया है। आलिशा की इस बात पर स्वाति कुछ भी नहीं कहती, वो बस हाँ में अपने सिर को हिला देती है और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है तो वहीं उनके पीछे अब ब्लैक कैट भी जाने लगती है। इधर धनंजय यहाँ पर अभी भी अपनी ही सोच में थे कि भी दूसरे रूम से वहाँ पर एक डॉक्टर आता है। उसे देखकर अब धनंजय कहते हैं, क्या हुआ है डॉक्टर? वो महेंद्र ठीक तो है ना? इधर धनंजय की इस बात को सुनने के बाद अब डॉक्टर कहता है, हाँ वो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से उन्हें किसी बात का कोई गहरा सदमा लगा है।
डॉक्टर की ये बात सुनते ही अब धनंजय अब अपनी ही सोच में चले जाते हैं कि आखिर इस महेंद्र को किस बात का शौक लगा होगा। क्या देखा होगा महेंद्र ने वहां पर बेसमेंट में। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बेसमेंट में जो कुछ भी हुआ महेंद्र ने वो अपनी आंखों से देखा हो और शायद इसी वजह से उन्हें इतना गहरा शौक लगा हो। वो तो अब महेंद्र के होश में आने के बाद ही पता लग सकता है। उसके लिए मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।